नमस्ते इतिहास के दीवानों। आज हम 19वीं सदी में पूरे यूरोप में फैले राष्ट्रवाद के बवंडर में गोता लगाने जा रहे हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये एक बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां सभी देश शांति और सद्भाव से रहते हैं, साझा मूल्यों और सपनों से एकजुट हैं। यही मेरा विजन था। एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू, जिसने 1848 में इस आदर्श दुनिया को दर्शाते हुए कई पेंटिंग बनाई थीं। मैंने एक ऐसे यूरोप की कल्पना की थी जहां अलग अलग देशों के लोग, हर कोई अपना झंडा लिए हुए भाइयों की तरह एक साथ आएंगे। ये एक शक्तिशाली छवि थी जो राष्ट्रवाद की बढ़ती भावना को दर्शाती थी, जो पूरे महाद्वीप में जड़ें जमाने लगी थी। लेकिन राष्ट्रवाद का ये विचार आया कहां से? यह समझने के लिए हमें 1779 की फ्रांसीसी क्रांति के समय में वापस जाना होगा। यह धरती हिला देने वाली घटना बिजली की तरह थी, जिसने सामूहिक पहचान की शक्ति और आत्मनिर्णय की इच्छा को जगजाहिर कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ एक राजा को उखाड़ फेंकने के बारे में नहीं थी। यह फ्रांसीसी लोगों द्वारा अपनी नियति खुद तय करने, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों पर आधारित एक नए राष्ट्र के निर्माण के बारे में थी। क्रांति का प्रभाव फ्रांस की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजा। यह एक युद्ध घोष की तरह था जिसने पूरे यूरोप के लोगों को मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाने और एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया जहां राष्ट्रों को राजवंशीय शासन से नहीं, बल्कि उनके लोगों की साझा पहचान से परिभाषित किया जाता था। और इस प्रकार राष्ट्रवाद के बीज बोए गए। जैसे जैसे 19वीं सदी आगे बढ़ी, राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में फैलने लगी। ये बहुत बड़े बदलाव का समय था, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और समान संस्कृतियां साझा करने वाले, खुद को अलग अलग संस्थाओं के रूप में देखने लगे, जो अपने स्वयं के स्वतंत्र राष्ट्रों के लायक थे। इस जागृत राष्ट्रीय चेतना का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम था। 1821 में यूनानियों ने अपनी प्राचीन विरासत से प्रेरित होकर और सदियों से चले आ रहे तुर्क शासन से मुक्ति की चाहत में विद्रोह कर दिया। यूनानियों के संघर्ष ने पूरे यूरोप में गहरी प्रतिक्रिया दी, जिसने कलाकारों, कवियों और बुद्धिजीवियों की कल्पना को मोहित कर लिया, जिन्होंने इसे अत्याचार के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए एक भावुक संघर्ष के रूप में देखा। ग्रीक क्रांति ने राष्ट्रीय भावना की बढ़ती शक्ति को उजागर किया। इसने प्रदर्शित किया कि लोग आत्मनिर्णय के अपने अधिकार के लिए एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने के अवसर के लिए लड़ने और मरने को तैयार थे, जो उनकी अपनी अनूठी पहचान और आकांक्षाओं को दर्शाता हो। इस बीच ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का एक अलग रूप आकार ले रहा था। ब्रिटेन पहले से ही एक एकीकृत राष्ट्र राज्य था, लेकिन 19वीं शताब्दी में देश की औद्योगिक शक्ति, साम्राज्य के विस्तार और बढ़ते वैश्विक प्रभाव से प्रेरित होकर ब्रिटिश राष्ट्रीय गौरव में वृद्धि हुई। हालांकि राष्ट्रवाद की यह भावना अक्सर साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के साथ जुड़ी होती थी, जिसके कारण उपनिवेशित भूमि में लोगों को अपने अधीन करके उनका शोषण किया जाता था। जैसे जैसे राष्ट्रवाद पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैलता गया, यह अन्य शक्तिशाली विचारधाराओं के साथ जुड़ता गया, जिससे राजनीतिक परिदृश्य गहराई से प्रभावित हुआ। ऐसी ही एक विचारधारा उदारवाद थी, जो व्यक्तिगत अधिकारों, संवैधानिक सरकार और कानून के शासन पर जोर देती थी। उदार राष्ट्रवाद, जैसा कि इसे कहा जाने लगा, ने इस विचार का समर्थन किया कि राष्ट्रों का निर्माण व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकप्रिय संप्रभुता की नींव पर होना चाहिए। इसने तर्क दिया कि प्रत्येक राष्ट्र को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होकर स्वयं पर शासन करने का अधिकार है, और सरकारों को अपनी वैधता शासित लोगों की सहमति से प्राप्त करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति ने 1779 में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा में इनमें से कुछ सिद्धांतों को पहले ही स्थापित कर दिया था। इस ऐतिहासिक दस्तावेज ने सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या जन्म सिद्ध अधिकार कुछ भी हों। इसने जोर देकर कहा कि सभी पुरुष जन्म से स्वतंत्र हैं और अधिकारों में समान हैं, और सरकार का उद्देश्य इन अंतर्निहित अधिकारों की रक्षा करना है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट के तहत लागू किए गए नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता ने इन उदारवादी सिद्धांतों को और अधिक संहिताबद्ध किया। नागरिक संहिता ने पूरे फ्रांस के लिए कानून की एक समान प्रणाली स्थापित की, जो कानून के समक्ष समानता, संपत्ति के अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देती है। यह यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में कानूनी संहिताओं के लिए एक मॉडल बन गया, जिससे उदारवादी विचारों का प्रसार हुआ।
भाग 4। व्यवस्था बनाम परिवर्तन, रूढ़िवाद और वियना की कांग्रेस। राष्ट्रवाद और उदारवाद के उदय ने यूरोप की पुरानी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया, स्थापित शक्तियों को अस्थिर कर दिया, जिन्होंने लंबे समय तक मौजूदा व्यवस्था से लाभ उठाया था। इन क्रांतिकारी ताकतों के जवाब में एक प्रति आंदोलन का उदय हुआ, जो स्थिरता बहाल करने और सदियों से यूरोप पर शासन करने वाली पारंपरिक पदानुक्रमों को संरक्षित करने का प्रयास करता था। यह प्रति आंदोलन रूढ़िवाद था। नेपोलियन युद्धों के बाद, जिसने 2 दशकों से अधिक समय तक यूरोप को संघर्ष में उलझाए रखा, रूढ़िवाद की ताकतें 1815 में यूरोप के नक्शे को फिर से बनाने और अपने अधिकार का दावा करने के लिए वियना में एकत्रित हुई। वियना की कांग्रेस के रूप में जानी जाने वाली इस सभा में ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री क्लेमेंस वॉन मेटरनिच जैसे रूढ़िवादी हस्तियों का बोलबाला था। पुरानी व्यवस्था के कट्टर रक्षक मेटरनिच का मानना था कि उदारवाद और राष्ट्रवाद खतरनाक ताकतें हैं जो यूरोपीय समाज के ताने बाने को उधेड़ने की धमकी देती हैं। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद के परिणामों को एक सतर्क कहानी के रूप में देखा, जो अराजकता और रक्तपात की याद दिलाता है, जो तब भड़क सकती है जब पारंपरिक अधिकार को चुनौती दी जाती है। वियना कांग्रेस का उद्देश्य यूरोप में शक्ति संतुलन बहाल करके भविष्य की क्रांतियों और युद्धों को रोकना था। इसने राष्ट्रीय सीमाओं को फिर से खींचा, अपदस्थ सम्राटों को बहाल किया और शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए गठबंधनों की एक प्रणाली बनाई। कांग्रेस का लक्ष्य सभी परिवर्तनों का दमन करना नहीं था, बल्कि इसे सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना था। यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी सुधार धीरे धीरे हो और सत्ता के मूलभूत ढांचों को खतरा न हो। भाग 5। राष्ट्रों का निर्माण। इटली और जर्मनी में एकीकरण आंदोलन। जबकि वियना कांग्रेस ने यथास्थिति बनाए रखने की मांग की, राष्ट्रवाद की ताकतें सतह के नीचे रिसती रहीं, खासकर इटली और जर्मनी में, जो कई छोटे राज्यों में विभाजित रहे। इन क्षेत्रों में एकीकरण की इच्छा एकल स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों के निर्माण की तीव्र इच्छा थी। इटली में एकीकरण आंदोलन या रिसोर्गेमेंटो ने 19वीं सदी के मध्य में गति पकड़ी, जो एक साझा भाषा, संस्कृति और इतिहास से प्रेरित था। इस आंदोलन का नेतृत्व पीडमोंट सार्डिनिया के चालाक प्रधान मंत्री काउंट कैमिलो डी कैवोर और एक करिश्माई सैन्य नेता ग्यूसेप गैरिबाल्डी जैसे लोगों ने किया, जिन्होंने रेड शर्ट्स के रूप में जानी जाने वाली एक स्वयंसेवी सेना की कमान संभाली थी। एक कुशल राजनयिक कैवोर ने चतुराई से पीडमोंट सार्डिनिया को सत्ता की स्थिति में पहुंचाया, गठबंधन बनाए और संघर्षों को भड़काया, जिसके कारण अंततः 1861 में पीडमोंट के नेतृत्व में अधिकांश इटली का एकीकरण हुआ। गैरिबाल्डी ने अपनी तेज तर्रार शैली और इतालवी एकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ दक्षिणी इटली को मुक्त कराने और इसे उत्तर के साथ मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बीच जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया अलग तरह से सामने आई। रशिया, एक शक्तिशाली जर्मन राज्य जिसकी एक मजबूत सैन्य परंपरा थी, एकीकरण के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में उभरा। रशिया के मंत्री अध्यक्ष ओटो वॉन बिस्मार्क, जो अपनी वास्तविक राजनीति के दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे, ने कई युद्धों की योजना बनाई, जिसके कारण अंततः 1871 में एक एकीकृत जर्मन साम्राज्य का निर्माण हुआ। बिस्मार्क एक व्यावहारिक व्यक्ति थे, न कि रोमांटिक राष्ट्रवादी। उनका मानना था कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सैन्य बल सहित किसी भी आवश्यक साधन का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की कि दिन के महान प्रश्न भाषणों और बहुमत के मतों से नहीं, बल्कि रक्त और लोहे से तय किए जाएंगे। भाग 6। राष्ट्रवाद की जटिल विरासत, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं से प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों तक। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में हुआ, जिसने राष्ट्रों की नियति को आकार दिया और यूरोप के नक्शे को फिर से खींचा। लेकिन राष्ट्रवाद की विरासत जटिल और बहुआयामी है, जो विजय और त्रासदी दोनों से चिह्नित है। जहां इसने मुक्ति और आत्मनिर्णय के आंदोलनों को प्रेरित किया, वहीं इसने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं, जातीय संघर्षों को भी हवा दी और अंततः प्रथम विश्व युद्ध के फैलने में योगदान दिया। जैसे जैसे राष्ट्रों ने विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाई, उन्होंने अक्सर ऐसा दूसरों की कीमत पर किया। राष्ट्रवाद का उदय तीव्र साम्राज्यवादी विस्तार की अवधि के साथ हुआ, क्योंकि यूरोपीय शक्तियों ने राष्ट्रीय श्रेष्ठता की भावना और संसाधनों और बाजारों की प्यास से प्रेरित होकर अफ्रीका, एशिया और प्रशांत के विशाल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। बाल्कन में
विभिन्न साम्राज्यों और जातीय समूहों द्वारा लंबे समय से लड़ा जाने वाला क्षेत्र राष्ट्रवाद एक विशेष रूप से अस्थिर शक्ति साबित हुआ। 19वीं शताब्दी में तुर्क साम्राज्य के पतन ने बाल्कन में एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिससे क्षेत्र की विविध आबादी के बीच राष्ट्रवादी आंदोलनों में वृद्धि हुई। ये आंदोलन अक्सर ऐतिहासिक शिकायतों और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय दावों से प्रेरित होते थे, ने संकटों और संघर्षों की एक श्रृंखला में योगदान दिया, जिसने क्षेत्र को अस्थिर कर दिया और अंततः प्रथम विश्व युद्ध को प्रज्वलित करने में मदद की। अपने काले पहलुओं के बावजूद राष्ट्रवाद का यूरोप के सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक परिदृश्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इसने राष्ट्रगान, झंडे और राष्ट्रीय पहचान के अन्य प्रतीकों के निर्माण को प्रेरित किया, साझी विरासत और अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया। फ्रैंकफर्ट संसद, जो 1848 में जर्मनी को एकीकृत करने के प्रयास में बुलाई गई थी, ने जर्मन एकता के प्रतीक के रूप में काले, लाल और सोने के झंडे को अपनाया। एक ऐसा झंडा जो आज भी जर्मन राष्ट्रीय पहचान का एक शक्तिशाली प्रतीक है। राष्ट्रवाद की विरासत आज भी उस दुनिया को आकार देती है जिसमें हम रहते हैं। यह एक शक्तिशाली शक्ति बनी हुई है जो एकजुटता के महान कार्यों और हिंसा के भयानक कृत्यों दोनों को प्रेरित करने में सक्षम है। इसकी जटिलताओं और अंतर्विरोधों को समझना एक ऐसी दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक है जहां राष्ट्रीय पहचान का विकास जारी है और कभी-कभी टकराव होता है।